क्या एक सियासी फैसले ने लाखों खानदानों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया? क्या अंग्रेजों के एक फैसले ने लाखों सिख, हिंदू और मुसलमान खानदानों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? आखिर एक लकीर ने कैसे लाखों लोगों को रातों रात महाजिर बना दिया? एक ऐसा हिंदुस्तान जहां मुगल सल्तनत का जलाल अभी बाकी था, जहां दिल्ली के बाजार दुनिया भर के ताजरों को अपनी तरफ खींचते थे, जहां बंगाल की दौलत और सनत की मिसालें यूरोप तक दी जाती थीं। लेकिन इसी दौरान समंदर के उस पार एक छोटा सा तिजारती गिरोह एक ऐसा मंसूबा बना रहा था जो आने वाले 300 सालों तक बरसगीर की तकदीर बदल देगा। ये कहानी है ताजरों के हुक्मरान बनने की। ये कहानी है एक कंपनी की जो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में तब्दील हो गई। और ये कहानी है उन वाकयात की जिन्होंने आखिरकार 1947 में हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सन 1600 में इंग्लिस्तान की मलका एलिजाबेथ अव्वल ने एक तिजारती इदारे को खुसूसी इजाजत दी। इस इदारे का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वक्त कंपनी का मकसद सिर्फ तिजारत था। हिंदुस्तान मसाले हो, रेशम, कपास और कीमती अशिया की वजह से दुनिया की अमीर तरीन सरजमीनों में शुमार होता था। 1608 में कंपनी के पहले नुमाइंदे हिंदुस्तान पहुंचे। इब्तिदा में मुगल बादशाहों ने इन्हें सिर्फ तिजारती मराकिज कायम करने की इजाजत दी। अंग्रेज ताजरों ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां और तिजारती मराकिज कायम किए। बज़ाहिर वो सिर्फ ताजिर थे, लेकिन इनके इरादे तिजारत से कहीं आगे जा चुके थे। 17वीं सदी के इख्तिताम तक मुगल सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद हालात बदलने लगे। मरकजी हुकूमत कमजोर होने लगी। सूबाई हुक्मरान खुद मुख्तार होते गए। मराठे, सिख और दीगर इलाकाई ताकतें उभरने लगी। इसी सियासी इंतशार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका फराहम किया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। कंपनी ने समझ लिया था कि एक मुत्तहिद हिंदुस्तान को शिकस्त देना मुश्किल है, लेकिन तकसीम शुदा हिंदुस्तान पर हुकूमत करना मुमकिन है। सन 1757 बंगाल बरसगीर का सबसे अमीर सूबा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को खतरा समझा। उन्होंने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तलवार से ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, साजिश। कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कुछ करीबी लोगों को अपने साथ मिला लिया। जंग तलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उनके कई जर्नैल गद्दारी कर गए। सिर्फ चंद घंटों में जंग खत्म हो गई। बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हिंदुस्तान में बरतानवी इक़्तिदार की बुनियाद थी। तलासी के बाद कंपनी को बेपनाह दौलत हासिल हुई। बंगाल के खजाने खोल दिए गए। सोने, चांदी और दौलत के अंबार इंग्लिस्तान भेजे जाने लगे। मौरखीन के मुताबिक हिंदुस्तान की दौलत ने बरतानिया के सनती इनकलाब को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसान और मजदूर गुर्बत का शिकार होने लगे। जो सरजमीन कभी खुशहाली की अलामत थी, वहां काहत और माशी बदहाली बढ़ने लगी। सन 1764 में बक्सार की जंग लड़ी गई। इस जंग में कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम दोम, नवाब अद और बंगाल के हुक्मरानों के इत्तेहाद को शिकस्त दी। ये फतह पलासी से भी ज्यादा अहम साबित हुई। अब कंपनी सिर्फ एक तिजारती इदारा नहीं रही थी, वो एक सियासी और फौजी ताकत बन चुकी थी। हिंदुस्तान की दौलत अब बराह रास्त कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। अगले कई इशरों तक अंग्रेज एक एक करके हिंदुस्तानी रियासतों को अपने ज़ेरे असर लाते रहे, कहीं जंग के जरिए, कहीं मुआहिदों के जरिए और कहीं साजिशों के जरिए। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की, लेकिन 1799 में सरंगापटम की जंग में वो शहीद हो गए। मरहटों की ताकत भी रफ्ता रफ्ता खत्म कर दी गई। पंजाब में सिख सल्तनत अंग्रेजों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, लेकिन दो एंग्लो सिख जंगों के बाद पंजाब भी बरतानवी कब्जे में चला गया। अब तकरीबन पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के ज़ेरे असर आ चुका था। 19वीं सदी के वस्त तक हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ने लगा। किसान भारी टैक्सों से परेशान थे, हुनरमंद अपनी सनतों की तबाही पर रंजीदा थे, जागीरदार अपनी जमीनें खो रहे थे, फौजियों को इम्तियाजी सलूक का सामना था। लोग महसूस करने लगे थे कि अंग्रेज उनकी जमीन, दौलत और इख्तियार सब कुछ छीन रहे हैं। मगर अभी एक चिंगारी की जरूरत थी। 1857 बरतानवी फौज ने नई एनफील्ड राइफल मुतारिफ करवाई। इसके कारतूसों के बारे में यह खबर फैल गई कि उन्हें गाय और सूर की चर्बी से चकना किया गया है।
हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। उनके लिए यह सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये बरसों की नाराजगी का आखिरी नुक्ता था। 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत फूट पड़ी। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। मेरठ से बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी तहरीक का अलामती रहनुमा बनने की दरखास्त की। अगरचे जफर बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनका नाम अभी भी हिंदुस्तानी मुसलमानों और बहुत से हिंदुओं के लिए इत्तेहाद की अलामत था। दिल्ली में अंग्रेज इक़्तिदार को शदीद धचका लगा। बगावत तेजी से पूरे शुमाली हिंदुस्तान में फैलने लगी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और दीगर इलाकों में शदीद लड़ाइयां शुरू हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई, तातिया टोपे, बेगम हजरत महल और बेशुमार मकामी रहनुमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत की। कई माह तक ऐसा महसूस होता रहा कि शायद बरतानवी इक़्तिदार खत्म होने वाला है, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर वसाइल, जदीद असलहा और आलमी ताकत की पुष्टपनाही मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। सितंबर 1857 दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। शहर में खौफनाक तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। वही बादशाह जो कभी हिंदुस्तान की अजीम सल्तनत की अलामत था, अब एक कैदी बन चुका था। बाद अज़ां उन्हें रंगून जलावतन कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई तन्हाई में गुजारे। 1857 की बगावत नाकाम हो गई, लेकिन इसने एक नई हकीकत को जन्म दिया। अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदुस्तान के लोग हमेशा खामोश नहीं रहेंगे, और हिंदुस्तान के लोग समझ चुके थे कि आज़ादी की कीमत कुर्बानी है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर दिया गया। अब हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानवी ताज के तहत आ गया। मगर यही वो लम्हा था जहां से एक नई सियासी जद्दोजहद शुरू हुई। एक ऐसी जद्दोजहद जो आगे चलकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्नाह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी और आखिरकार 1947 की तकसीम हिंद तक पहुंचने वाली थी। 1858 में हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानवी बादशाहत के तहत आ गया। अब लंदन में बैठे हुक्मरान हिंदुस्तान के तमाम अहम फैसले करते थे। बरतानवी हुकूमत ने वादा किया कि वो मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी और इंसाफ के साथ हुकूमत करेगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों को खौफजदा कर दिया था, और अब उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी हुकूमत को महफूज रखना थी। 1857 की बगावत में हिंदू और मुसलमान कई जगहों पर मिलकर लड़े थे। अंग्रेज इस इत्तेहाद से परेशान थे। उन्होंने कोशिश की कि आइंदा ऐसा इत्तेहाद दोबारा ना बन सके। इसी सोच से डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी सामने आई। अंग्रेज सिर्फ हुकूमत ही नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदुस्तानी माशरे को भी बदल रहे थे। रेलवे लाइनें बिछाई गईं, टेलीग्राफ का निज़ाम कायम हुआ, अदालतें और तालीमी इदारे बनाए गए। बज़ाहिर ये तरक्की थी, लेकिन इसका एक मकसद बरतानवी हुकूमत को मजीद मजबूत करना भी था। नई तालीम ने एक ऐसे तबके को जन्म दिया जो अंग्रेजी जानता था, जदीद सियासी ख्यालात से वाकिफ था और अपने हुकूक के बारे में सवाल उठाने लगा था। यही तबका आगे चलकर हिंदुस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाला था। 1857 के बाद मुसलमानों की हालत खास तौर पर मुतासिर हुई। अंग्रेजों का ख्याल था कि बगावत में मुसलमानों का किरदार ज्यादा था। इसी वजह से वो सियासी, मुआशी और तालीमी मैदान में पीछे रहने लगे। ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद खान सामने आए। उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। सर सैयद का पैगाम सादा था, तालीम हासिल करो, जदीद दुनिया को समझो और अपने मुस्तकबिल की तैयारी करो। इनकी तहरीक ने मुसलमानों में नई तालीमी और सियासी सोच पैदा की। 1885 में एक नई सियासी जमात कायम हुई, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इसके क़याम में बरतानवी अफसर एलन ऑक्टेविन ह्यून ने अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में कांग्रेस मुकम्मल आज़ादी नहीं चाहती थी, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए ज़्यादा हुकूक और सियासी नुमाइंदगी का मुतालबा करती थी। वक्त गुजरने के साथ ये एक बड़ी कौमी तहरीक बन गई। इसके जलसे और मुतालबात पूरे हिंदुस्तान में मकबूल होने लगे। अगरचे कांग्रेस खुद को
तमाम हिंदुस्तानियों की जमात कहती थी, लेकिन बहुत से मुसलमान रहनुमा फिक्रमंद थे। उनका ख्याल था कि चूंकि मुसलमान आबादी में कम है, इसलिए जमहूरी निज़ाम में उनके हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। ये खदशात वक्त के साथ बढ़ते गए और मुसलमानों में अलग सियासी शनाख्त का एहसास मजबूत होने लगा। 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सरकारी तौर पर यह इंतजामी सहूलत के लिए किया गया था, लेकिन इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत से हिंदू रहनुमाओं ने इसकी मुखालफत की, जबकि कई मुसलमानों ने इसकी हिमायत की, क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे और उन्हें नए मौके मिलने की उम्मीद थी। इस वाक़े ने हिंदू मुस्लिम सियासी इख्तिलाफात को मजीद नुमाया कर दिया। 1891 जानपुर हिंदू मुस्लिम दंगे सामने आए। इसके बाद 1893 में आजमगढ़ और माओ के इलाकों में भी गाय की कुर्बानी, गौ रक्षा तहरीक और मजहबी जुलूसों के रास्तों जैसे मामलात पर कशीदगी ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। इसी साल बंबई में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, जो इस दौर के सबसे नुमाया फिरका वाराना फसादात में शुमार किए जाते हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ। इसी इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। इस जमात का मकसद मुसलमानों के सियासी, तालीमी और समाजी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। इब्तिदा में मुस्लिम लीग बरतानवी हुकूमत से टकराव नहीं चाहती थी, लेकिन वक्त के साथ ये मुसलमानों की सबसे अहम सियासी जमात बन गई। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। बरतानिया ने हिंदुस्तान से लाखों फौजियों और बेशुमार वसाइल का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी रहनुमाओं को उम्मीद थी कि जंग के बाद उन्हें ज्यादा सियासी हुकूक मिलेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। आज़ादी के बजाय मजीद पाबंदियां सामने आई। इस मायूसी ने अवाम में गुस्सा पैदा कर दिया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ सियासी एहतजाज के लिए आए थे और कुछ बैसाखी के त्यौहार की वजह से वहां मौजूद थे। जनरल डायर अपने फौजियों के साथ पहुंचा और बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग का हुक्म दे दिया। चंद ही मिनटों में मैदान खून से भर गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए। इस वाक़े ने हिंदुस्तानियों के दिलों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर दी। इसी दौर में मोहनदास करमचंद गांधी कौमी सियासत में नुमाया हो रहे थे। उन्होंने अदम तशद्दुद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तहरीकों को फरोग दिया। नमक मार्च, बाइकॉट और अवामी एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। गांधी जल्द ही आज़ादी की तहरीक की सबसे बड़ी आवाज बन गए। इसी जमाने में एक और अहम रहनुमा भी सियासत में सरगर्म थे। उनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। वो एक तालीम याफ्ता और बासलाहियत वकील थे। इब्तिदा में जिन्नाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से वाबस्ता रहे। इसी वजह से उन्हें कई लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर भी कहते थे। लेकिन आने वाले बरसों में हालात बदलने वाले थे और यही तब्दीली बरसगीर की तारीख का रुख बदलने वाली थी। 1920 की दहाई के आखिर तक हिंदुस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। कांग्रेस एक अवामी तहरीक बन चुकी थी और मुस्लिम लीग अपनी शनाख्त मजबूत कर रही थी। गांधी, जिन्नाह, नेहरू और दूसरे रहनुमा कौमी सियासत के मरकजी किरदार बन गए थे। बरतानवी हुकूमत अभी भी इक्तदार में थी, लेकिन इसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। इसी दौरान एक सवाल मुसलसल अहम होता जा रहा था। अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया तो हिंदुओं और मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा? 1922 से 1930 तक का दौर हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक अहम मोड़ साबित हुआ। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी ने अदम ताउन तहरीक खत्म कर दी, क्योंकि वो पुरामन जुद्दोजहद पर यकीन रखते थे। 1923 में स्वराज पार्टी कायम हुई, जिसका मकसद सियासी तरीके से बरतानवी हुकूमत का मुकाबला करना था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन वाक़या पेश आया, जब इनकलाबियों ने बरतानवी खजाना लूट लिया। इसी साल RSS का भी क़याम अमल में आया। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का ऐलान किया गया। चूंकि इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था,
इसलिए पूरे मुल्क में मुखालिफत शुरू हो गई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा तो हर तरफ साइमन वापस जाओ के नारे लगे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एहतजाज के दौरान लाला लाजपत राय जख्मी हुए और 17 नवंबर को इनका इंतकाल हो गया। इसी साल नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक न हो सकी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मरकजी असेंबली में बम फेंका ताकि अपनी आवाज अवाम तक पहुंचा सके। दिसंबर 1929 में लाहौर इजलास के दौरान कांग्रेस ने तिरंगा परचम लहराया गया। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। इसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तहरीक शुरू हुई और आज़ादी की जद्दोजहद पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। इसी दौरान अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। 1930 के इलाहाबाद खिताब में इकबाल ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए एक अलग सियासी निज़ाम का ख्याल पेश किया। इस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही ख्याल आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बनेगा। 1930 की तिहाई में बरतानिया ने हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल के लिए कई मुज़ाकरात किए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम क़यादत किसी एक हल पर मुत्तफिक ना हो सकी। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली और कई सूबों में इसकी हुकूमतें बन गईं। मुस्लिम लीग को इतनी कामयाबी ना मिली जितनी वो चाहती थी, लेकिन इंतखाबात के बाद हालात बदलने लगे। कई मुसलमानों को फिक्र होने लगी कि अगर सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर निज़ाम चला तो उनके सियासी हकूक मुतासिर हो सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस सूरत हाल को एक बड़ी सियासी मुहिम में बदल दिया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, जलसे किए और मुस्लिम लीग को आम मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ शामिल होने लगे। अब जनाह बहुत से मुसलमानों के लिए उम्मीद की अलामत बन गए थे। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। बरतानिया ने हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया, मगर हिंदुस्तानी रहनुमाओं से कोई मशवरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने एहतिजाजन अपनी हुकूमतों से इस्तीफा दे दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने उस दिन को यौम निजात के तौर पर मनाया। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। फिर 1940 का साल आया। लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का एक तारीखी इजलास हुआ। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए अलग खुद मुख्तार रियासतों का मुतालबा किया गया। 1940 में करारदाद लाहौर के बाद बर्रे सगीर की सियासत तेजी से बदलने लगी। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस सिर्फ दो सियासी जमातें नहीं थी, बल्कि दो मुख्तलिफ नजरियात की नुमाइंदगी कर रही थी। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम जारी थी और बरतानिया अपनी बका की जंग लड़ रहा था, मगर हिंदुस्तान में आज़ादी की ख्वाहिश भी मुसलसल बढ़ रही थी। 1942 में गांधी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की। इस तहरीक का मकसद बरतानिया पर दबाव डालना था कि वो हिंदुस्तान छोड़ दे। हजारों कारकुन गिरफ्तार किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतिजाज शुरू हो गए। अगरचे ये तहरीक फौरी कामयाब ना हो सकी, लेकिन इसने बरतानवी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तान पर हमेशा हुकूमत करना मुमकिन नहीं रहेगा। आखिरकार 1945 में जंग खत्म हो गई। बरतानिया फतह तो हासिल कर चुका था, मगर मुआशी तौर पर कमजोर हो चुका था। अब इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत करना इसके लिए मुश्किल बनता जा रहा था। हिंदुस्तान में भी आज़ादी की तहरीक पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इसी दौरान 1945 और 1946 के इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन इंतखाबात ने बड़े सगीर की सियासत की तस्वीर वाज़ेह कर दी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की। ये मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए एक बड़ी सियासी फतह थी। अब वो एतमाद के साथ कह सकते थे कि वो बड़े सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस गैर मुस्लिम हलकों में सबसे मजबूत जमात बनकर उभरी। यूं हिंदुस्तान की सियासत दो बड़े धड़ों में तकसीम हो गई। बरतानवी हुकूमत ने मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। 1946 में कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। इसका मकसद ऐसा मंसूबा पेश करना था जिससे हिंदुस्तान मुतहिद भी रहे और मुख्तलिफ कौमियतों के खदशात भी दूर हो जाए। शुरू में उम्मीद पैदा हुई, लेकिन जल्द ही इख्तिलाफात दोबारा सामने आ गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी मुश्तरका निज़ाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। मुज़ाकरात नाकाम होने लगे।
एतमाद कम होता गया और हालात मजीद कशीदा होते गए। एक और अहम वाकया पेश आया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के हिंदुस्तानी एहलकारों ने बगावत कर दी। मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में बहरिया के जवानों ने बरतानवी हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। अगरचे ये बगावत जल्द खत्म हो गई, लेकिन इसने बरतानिया को ये एहसास दिला दिया कि अब हिंदुस्तानी फौज पर मुकम्मल इन्हिसार करना आसान नहीं रहा। फिर 16 अगस्त 1946 का दिन आया। ये दिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से याद किया जाता है। कलकत्ता में हालात अचानक खराब हो गए। सियासी कशीदगी खौफनाक फसादात में बदल गई। घर जलाए गए, दुकानें तबाह हुईं और गलियां लाशों से भरने लगी। चंद ही दिनों में हजारों लोग जान से गए। कलकत्ता के बाद नोआखाली, बहार, पंजाब और दूसरे इलाकों में भी तशद्दुद फैलने लगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सब इस आग की लपेट में आ गए। हजारों खानदान बिखर गए। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया और बहुत से लोगों को लगने लगा कि शायद अब इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं रहा। 1947 के आगाज तक बरतानवी हुकूमत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। 30 फरवरी 1947 को बरतानवी वजीर आजम क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया कि बरतानिया हिंदुस्तान छोड़ देगा। अब आज़ादी सिर्फ वक्त का सवाल रह गई थी। इसी मकसद के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने जिन्नाह, गांधी और नेहरू समेत तमाम बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें की। कई मंसूबों पर गौर किया गया, लेकिन आखिरकार ये नतीजा निकला कि तकसीम के बगैर मसले का हल मुमकिन नहीं। 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान पेश किया गया। इस मंसूबे के मुताबिक बरतानवी हिंदुस्तान को 2 आज़ाद ममालिक में तकसीम किया जाना था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये खबर लाखों लोगों के लिए हैरानकुन थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ खौफजदा थे और करोड़ों लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे। अब सबसे बड़ा सवाल सरहदों का था। कौन सा इलाका पाकिस्तान में शामिल होगा और कौन सा हिंदुस्तान में? इस मकसद के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया। उन्हें सिर्फ चंद हफ्तों में करोड़ों लोगों की तकदीर का फैसला करना था। उन्होंने नक्शों और एदाद शुमार की बुनियाद पर सरहदी लकीर खींची, लेकिन इस लकीर के दोनों तरफ इंसान बसते थे। उनके घर थे, उनके खेत थे, उनकी यादें थीं और उनके ख्वाब थे। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की असम्बली से तारीखी खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम शहरी बराबर होंगे और हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी हासिल होगी। ये तकरीर नए मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में एक अहम पैगाम थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कराची में जश्न मनाया गया। लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क की क़यादत संभाली। बर्रे सगीर के लाखों मुसलमानों को महसूस हुआ कि उनका ख्वाब पूरा हो गया है। फिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया। दिल्ली में जश्न मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तारीखी तकरीर की। यूं तकरीबन 200 साला बरतानवी राज का खात्मा हो गया। लेकिन आज़ादी के साथ एक दर्दनाक दास्तान भी शुरू हुई। सरहदों के ऐलान के बाद तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत शुरू हुई। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए, जबकि हिंदू और सिख हिंदुस्तान की तरफ मुंतकिल होने लगे। ट्रेनें मुहाजिरीन से भर गई। सड़कों पर लंबे लंबे काफिले चलने लगे। कुछ लोग पैदल सफर कर रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों पर और कुछ अपने बुजुर्गों को कंधों पर उठाए हुए थे। मगर हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। फसादात फूट पड़े, गांव जलाए गए, काफिलों पर हमले हुए और बाज ट्रेनें लाशों से भरी हुई सरहदों तक पहुंची। हजारों खानदान एक लम्हे में बिखर गए। बच्चों ने अपने वालिदैन खो दिए। वालिदैन अपनी औलाद से जुदा हो गए। भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ गए और दोस्त हमेशा के लिए अलग हो गए। मौरखीन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने हिजरत की, जबकि लाखों लोग फसादात और तशद्दुद में जान से गए। ये सिर्फ जमीन की तकसीम नहीं थी, ये खानदानों, यादों और जिंदगियों की तकसीम भी थी। 1947 ने 2 आज़ाद ममालिक को जन्म दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मगर इसने ऐसे जख्म भी छोड़े जो आज तक महसूस किए जाते हैं। ये आज़ादी की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी और ये दर्द की कहानी थी। आज तकसीम के तकरीबन 80 साल बाद भी दोनों तरफ के जवान सरहदों पर खड़े हैं। दोनों तरफ का बहुत सा पैसा दिफा और सरहदी तनाजात में लग जाता है। कभी कभी नफरत हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासले बढ़ा देती है। माजी को बदला नहीं जा सकता,
मगर मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। अगर हम तारीख से सबक सीखें, एक दूसरे का एहतराम करें और अमन को अहमियत दें, तो आने वाली नस्लें एक बेहतर और पुरअमन बर्रे सगीर